नमस्कार किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर बिंदवी अरोरा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार के इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को प्याज में नर्सरी प्रबंधन एवं मक्के की बुवाई की तकनीकी जानकारी देंगे और साथ ही मौसम खबर। देश के कई राज्यों के किसानों के लिए प्याज एक प्रमुख फसल है। इसमें कई औषधि गुण समेत महत्वपूर्ण विटामिन भी पाया जाता है। किसान भाई खरीफ एवं रबी दोनों में इसकी खेती करते हैं। खरीफ में प्याज की अच्छी उत्पादन लेने हेतु नर्सरी प्रबंधन सही समय एवं सही तरीके से करना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर सबीना इस्लाम। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे खरीफ प्याज की पौध की उत्पादन के बारे में। प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है जो तीनों सीजन में उगाया जाता है। आमतौर पर जो हमारा प्रोडक्शन है 60% रबी अनियन से आता है। इसके अलावा जो बाकी 40% प्रोडक्शन है हमारे देश में, वो खरीफ सीजन प्याज से आता है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में खरीफ प्याज प्रोडक्शन करने के लिए उसकी जो पौध तैयारी है करना है, उसमें विशेष ध्यान देना है। जब हम खरीफ प्याज की पौध तैयार करेंगे, कुछ चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। पहले है उन्नत किस्म की चयन। सारे प्याज जो रबी सीजन में होती है वो खरीफ सीजन में पैदा नहीं होती है, इसलिए जब भी आप खरीफ सीजन में प्याज पैदा करना चाहेंगे तो उन्नत किस्म की चयन कीजिए। हमारे उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र में एग्रीफॉर्म डार्क रेड बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर भी अच्छी आती है। जब आपने किस्म की चयन कर लिए, उसके बाद आती है नर्सरी तैयार करना या फिर पौधशाला तैयार करना। पौधशाला तैयार करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खरीफ प्याज उत्पादन के लिए। जब हम पौधशाला तैयार करने के लिए जो जगह चुनेंगे, पहले ध्यान दीजिए उस जो नर्सरी एरिया है, पौधशाला की जगह है, पहले उस जगह पे डैम्पिंग ऑफ की बीमारी नहीं हुआ हो। जब आप तैयार करेंगे देख लीजिए अच्छा सा सनी एरिया हो और आपके पास पानी की सुविधा हो। जो सैंडी लोन सॉइल होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जब आपने खेत की चुनाव कर लिए, उसके बाद आपको उसमें शेड की प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बहुत गर्मी होती है। जो हम शेड नेट बनाते हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई में बनाते हैं, ताकि उसमें हवा अच्छी से चले और उमस पैदा ना हो। और उसके ऊपर जो शेड नेट है हम 75% शेड नेट से ढक देते हैं, ताकि जो सूर्य की रोशनी है वो काफ़ी कम हो जाता है। हम जो नर्सरी हम लगाते हैं खरीफ अनियन में, ये रेस्ड बेड में लगाते हैं, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई में करते हैं। और जो आप बेड बनाएंगे उसकी दोनों साइड में ढलान रखिए। बेड की चौड़ाई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए, लंबाई 2 से 3 मीटर या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। आपको वहाँ पे खेत में कितना लेवल है देखने के लिए। अगर आप ज़्यादा लंबा करेंगे, कई बार ऐसा होता है नर्सरी के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है और आपका प्याज का पौधा अच्छा नहीं बनता है। जब अपने नर्सरी बेड की ऊंचाई कर लीजिए और उसके बाद आपका नर्सरी बेड जो एरिया है उसमें 2 बाई 3 मीटर के आसपास लंबाई होगा और 1 से 1.5 मीटर की चौड़ाई होगा। दो नर्सरी बेड के बीच में लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए, ताकि उसमें बैठ के आप कभी निराई गुड़ाई का काम अच्छे से कर सकते हैं। जब आपने बेड बना लिया, उसी बेड में लगभग 10 से 15 केजी ऑयल डिकम्पोज FYM, मतलब अच्छी से सड़ी गली हुई जो FYM है या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर हो, या फिर 3 से 4 केजी उसी एरिया में वर्मी कंपोस्ट डालिए। उसके बाद लगभग 150 ग्राम के हिसाब से NPK 19 डाल के और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 ग्राम डाल के अच्छे से निराई गुड़ाई कीजिए और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरा कर लीजिए। और ध्यान रखिए उसके अंदर बिल्कुल जो खरपतवार है उसको जाड़ ना रहे। जब मिट्टी पूरा अच्छे से भुरभुरा हो जाए, उसके बाद आप लाइन खींचिए लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर दूरी में, और जो लाइन की गहराई है वो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो। लाइन सोइंग करने का ये फायदा है, आपका सीड रेट कम हो जाता है और उसमें आपका जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन है जैसे निराई गुड़ाई है वो अच्छे से हो जाता है। जब अपनी लाइन खींचिए 2-3 मीटर के बेड में लगभग आपका 35 से 40 के आसपास लाइन आती है। उसके बाद आप ऐसे कीजिए, उसमें आपका जो बीज है, अगर आपने जब नर्सरी बेड बनाया उसमें फंजीसाइड नहीं डाला, उपचार नहीं किए, तो आप सीड को भी उपचार कर सकते हैं। सीड उपचार करने के लिए डाइबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो सीड के दौर पे या फिर कैप्टा 3 ग्राम प्रति किलो सीड के दौर पे आप उसको अच्छे से मिलाइएगा,
फिर उसके बाद हल्के से वो जो अपने लाइन खींचा है उसमें अपना बीज गिराइए। ऐसे बीज गिराए ताकि एक लाइन में लगभग 70 से 80 अच्छे से पौधा डल जाए। फिर बीज बोआई करने के बाद उसको अच्छे से हल्के मिट्टी से ढक दीजिएगा। अगर आपने ज़मीन जब तैयार कर रहे हैं उस टाइम कीट उपचार करना भूल गए या फिर बीज उपचार नहीं किए, तभी भी आपका मौका है। इस टाइम अगर आप जब सीड को ढकेंगे उस टाइम अच्छे से वर्मी कंपोस्ट में मिट्टी में 2 ग्राम प्रति किलो बैलिस्टिन के हिसाब से बैलिस्टिन डाल के सीड के ऊपर गिरा दीजिए, ताकि आपका जो पौधे है जो निकलेगा उसको डैम्पिंग ऑफ से बच सके। इसको अच्छे से हल्के मिट्टी से ढकने के बाद अब इसके ऊपर जो सूखी हुई घास है उसको बिछा दीजिए, ताकि आपका उसके नर्सरी बेड में आपका नमी भी पकड़ के रखे और उसका तापमान ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस दौरान जो है मिट्टी का तापमान ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने के कारण उसका जो सीडलिंग है उसमें डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आ जाती है और सीडलिंग काफ़ी मर जाता है। जब अपने नर्सरी जो सूखे घास डालेंगे ध्यान दीजिएगा वो अच्छे से, मतलब कटे हुए घास सूखे हुए हो। कई अगर जगह पे अगर हम हर्बिसाइड डालते हैं और उसके ज़रिए में जो सूखे हुए घास है उसको हम मल्चिंग की तरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा घास यूज़ करने में आपका सीडलिंग को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद देखिएगा सुबह शाम पानी देते रहिएगा ताकि पानी की कमी ना हो और उसमें ठंडक भी बना रहे, ताकि आपका सॉइल टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री से भीतर ही रहे। 6 से 7 दिन के बाद प्याज का फुटाव हो जाता है। जैसे लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास प्याज की फुटाव हो जाती है, उसका जो सूखे हुए घास अपने मल्चिंग लगाए थे उसको निकाल दीजिए। ज़्यादा देर करने से आपका जो पौधे है वो पीला पड़ जाता है और वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जो आगे नहीं अच्छे से बन पाता है। जैसे आपका जमीन अंकुरण पूरा हो गया, आपने मल्चिंग को भी हटा दी, उसके बाद उसमें ऐसे ध्यान रखिए उसके अंदर सूखे घास कम से कम रहे, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए इसमें रेडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप नर्सरी बेड में छिड़काव कीजिए। कोशिश करते हैं इस तरह से आप मेंटेन करेंगे तो आपकी अच्छी पैदावार है, अच्छी नर्सरी पैदा होगा। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे जब सीडलिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया, 8 से 7 सेंटीमीटर हो गया, अगर आपको लगता है प्याज की ग्रोथ की कमी है तो आप जो NPK का मिक्सचर है या फिर ह्यूमिक एसिड 2.5 to 3 ml प्रति लीटर के दौर से उसमें ड्रेंचिंग कर सकते। इसमें आपका क्या है, जब आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं इसमें आपका पौधा थोड़ा सा मोटा होता है। इस दौरान अगर आपको खरपतवार का प्रकोप है तो दोनों जगह साइड से बैठ के उसको खरपतवार को निकाल दीजिए और थोड़ा सा होइंग भी कर दीजिए, ताकि उसके जड़ में अच्छे से हवा चले और उसकी ग्रोथ अच्छा हो जाए। अगर तापमान काफ़ी बढ़ गया तो आप कोशिश कीजिए सुबह दिन में एक बार और शाम को एक बार पानी दे दीजिए। अगर बारिश हुई तो बारिश के हिसाब से आपको पानी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्याज का जो पौधे है ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं आप इस तरह से करेंगे, लगभग 50 से 55 दिन में आपका जो पौधे है हेल्दी पौधा मेन खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। धान के अलावा मक्का भी खरीफ ऋतु की एक प्रमुख फसल है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुउपयोगी फसल है। वह मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव भी है। यह समय मक्के की बुआई का समय है और कई किसान भाइयों ने इसकी तकनीकी जानकारी मांगी है। मक्के की नवीन किस्मों के साथ साथ इसकी बुआई की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर विघ्नेश। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं इस समय मक्का बोने के लिए बिल्कुल उचित समय है। अभी मैं अपना किसान भाइयों को मक्का फसल की प्रबंधन तकनीकी के बारे में बताना चाहूँगा। जब आप मक्का की फसल को चयन करें, 2 चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ ये है, जिस खेत में आप मक्का लगाना चाहते हैं उस खेत में जल संचयन की क्षमता होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, उस खेत में पानी भराव की स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी भराव होने से आपकी मक्का की फसल सड़ने की दिक्कत रहती है। जब हम मक्का की फसल की बीज दर की बात करें, मक्का के लिए प्रति हेक्टर 20 किलो बीज की आवश्यकता होती है। जब हम कैसे बोना है उसको देखें तो मक्का की फसल मेड़ बनाकर मेड़ के ऊपर बोया जाता है। जैसे करने से आपको पानी से भी बचत मिलती है। और मक्का की दूरी का जब बात करें, आपको पंक्ति से पंक्ति 75 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए और पौधा से पौधा आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। जब मैं बीज उपचार की बात करूं, फोटोन्सा डुओ करके एक दवाई आती है जिसको 8 ml प्रति किलो की मात्रा में आपको बीज उपचार करने से आपको
फॉल आर्मीवॉर्म जैसे कीड़ा से मक्का लगाने से 15 से 20 दिन तक आपको बचत मिलती है। अगली ज़रूरी चीज़ ये है मक्का की फसल के लिए आपका पोषक तत्व। मक्का के लिए प्रति हेक्टर 150 किलो नाइट्रोजन, 70 किलो फास्फोरस, 70 किलो पोटाशियम और 25 किलो जिंक सल्फेट की ज़रूरी होती है, जिसमें 20% आपकी नाइट्रोजन जो है बुवाई करते समय देना चाहिए। फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक सल्फेट पूरी मात्रा में बुवाई की समय पे देना चाहिए। जब बचा हुआ नाइट्रोजन में 25% जो है फसल में 4 पंक्ति की समय देना चाहिए। फिर 30% जो है आपको फसल में 8 पंक्ति की समय देना चाहिए। फिर 20% जो है जब मक्का के ऊपर फूल खिलती है उस समय आपको देना चाहिए। और बचा हुआ 5% नाइट्रोजन जो है जब मक्का की भुट्टा में दाना बनती है उस समय आपको देना चाहिए। मक्का के लिए जब हम सिंचाई के बारे में बात करें, मक्का की फसल की सिंचाई जो है बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मक्का बोते समय और मक्का जब घुटना तक होती है उस समय और मक्का के ऊपर फूल खिलते समय और जब मक्का में दाना बनती है इस समय आपको बिल्कुल पानी देना आवश्यकता है। मक्का की फसल में फॉल आर्मीवॉर्म करके एक कीड़ा आती है जिसको चलते आपको बहुत नुकसान होती है। इस कीड़ा को आपको समय पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोराजन ना डेलीगेट करके जो दवाई आती है जिसको आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आपको बिल्कुल पत्ता के बीच में आपको छिड़काव करना है, जिसको चलते आपको फॉल आर्मीवॉर्म से पूरा बचाव मिलती है। जब हम मक्का की प्रजातियों के बारे में बात करें, पूसा संस्थान की द्वारा बायोफोर्टिफाइड मक्का, स्पेशलिटी कॉर्न में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, वैक्सी कॉर्न और साधारण मक्का, इन सबको किस्में विकसित किया गया है। अगर इसमें मैं प्रमुख किस्म की बात करूं, उसमें बायोफोर्टिफाइड मक्का में पूसा HQPM 1 इम्प्रूव्ड, पूसा HQPM 5 इम्प्रूव्ड, पूसा बायोफोर्टिफाइड में से हाइब्रिड 1, पूसा बायोफोर्टिफाइड में से हाइब्रिड 2, पूसा बायोफोर्टिफाइड में से हाइब्रिड 3 और स्पेशलिटी कॉर्न में जो स्वीट कॉर्न है उसमें पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 1, पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 2 और बेबी कॉर्न में शिशु और पॉपकॉर्न में हमारा संस्थान में पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड 1 और पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड 2 उपलब्ध है और वैक्सी कॉर्न में पूसा वैक्सी हाइब्रिड 1 उपलब्ध है, जिसको इस सीजन में हम लगा सकते हैं। जो हमारा स्पेशलिटी कॉर्न है, जो स्वीट कॉर्न हो गया, जो बेबी कॉर्न हो गया, इनका लगाने की विधि भी जैसे मैंने बताया वैसे ही है। इसमें अंतर यही है, स्वीट कॉर्न की बीज दर जो है आपको प्रति हेक्टर 10 से 12 किलो की ज़रूरी है और बेबी कॉर्न में हाई डेंसिटी से लगाने के लिए आपको प्रति हेक्टर 25 से 30 किलो बीज की आपकी ज़रूरी है। और इसकी जो मैं हार्वेस्टिंग के बारे में बात करूं, आपका बेबी कॉर्न जो है आपको फसल लगाने का 55 से 60 दिन तक आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और स्वीट कॉर्न जो है आपको फसल लगाने से आपको 70 से 75 दिन तक आपको हार्वेस्ट करने के लिए तैयारी हो जाता है। किसान भाइयों, जैसे मैंने अभी तक बताया वैसे लगाने से आपको मक्का की उत्पादन बढ़ेगी, आपको और अधिक लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बदायूं से विक्रम यादव जी ने धान के पौधे के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बकाने रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु तुरंत ही खेत से अतिरिक्त पानी को निकाल दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा 10 से 12 दिन के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मंदसौर मध्य प्रदेश से कुलदीप सिंह अंजना जी ने अमरूद की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक सहित अन्य कीटों का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस या नीम के तेल की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अमजद अली जी ने आम के फलों के पेड़ पर ही फटने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कैल्शियम एवं बोरॉन की कमी हुई है। 10 से 15 दिन के अंतराल पर बोराक्स की 0.2% मात्रा का 2-3 बार छिड़काव करें तथा बोराक्स की 50 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ के दर से जड़ों के पास मिट्टी में मिला दें। हरदा मध्य प्रदेश से बलवीर सिंह राजपूत जी ने पपीते के पौधे के पीले पड़कर सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है।
इसके समाधान हेतु पानी को जड़ों के पास इकट्ठा न होने दें तथा खेत को खरपतवार मुक्त रखें। रासायनिक नियंत्रण हेतु 12 दिन के अंतराल पर 2 बार प्लेनोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 22 जुलाई को गंगई, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सौराष्ट्र, कच्छ में, 21 से 23 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 21 से 23 जुलाई के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। हमारे संस्थान और कार्यक्रमों से जुड़े रहने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9560297502। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को फॉलो करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।